बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा। लेट मी शेयर यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कोई एक हिपोथेटिकल यहाँ पे हम लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लेंगे और उसके मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम ग्राफिकली इसमें बात करेंगे, ग्राफिकली भी, और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकली भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि एक्सचेंज रेट हमेशा बायलेटरल ही होता है। तो बायलेटरल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। सिंपल सी बात, क्या बताएंगे हम उसे? हम ये कहते हैं कि बायलेटरल एक्सचेंज रेट is the price of one currency in terms of another currency. Simply, this exchange rate can be quoted in two ways. ये जो exchange rate है दो तरह का होता है। उसमें सबसे पहले डायरेक्ट में हम कहते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी पर फॉरेन करेंसी यूनिट्स, डोमेस्टिक करेंसी पर फॉरेन करेंसी यूनिट्स। और इनडायरेक्ट को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी पर डोमेस्टिक करेंसी, यानी उसका वाइस वर्सा। तो how an exchange rate is quoted depend on the currency and the convention. किसी भी एक्सचेंज रेट को कैसे कोट किया जाएगा, कैसे आप उसे बोलेंगे, उसे डायरेक्ट कोट करेंगे, उसे इनडायरेक्टली कोट करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि आपका कन्वेंशन क्या है और आपकी जो करेंसी है वो क्या है, तगड़ी करेंसी है या माठी करेंसी है। We generally use direct method in what follows. There is a bilateral exchange rate for home currency against each foreign currency. हमेशा होता ये कि बायलेटरल एक्सचेंज रेट किसके लिए होता है? होम करेंसी के लिए होता है। होम करेंसी जो आपके मुल्क के अपन, मतलब पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहे हैं, तो वो होम करेंसी होगी ना। तो हर करेंसी के बदले में आप क्या करते हैं? अपना बायलेटरल एक्सचेंज रेट आप पहले डिसाइड करते हैं, यानी रियाल के बदले में रुपी या यूएस डॉलर के बदले में रुपी, या फिर उसके अलावा जर्मन मार्क के जरिए, सॉरी, उसके बदले में रुपी। तो ऐसे मतलब हम उसको बोलते हैं। अब एक्सचेंज रेट में आपको पता है तब्दीलियां भी आती हैं, चेंजेस भी आती हैं। बेसिकली दो किस्म की चेंजेस आती हैं एक्सचेंज रेट में। एक एक चेंज होती है क्या? डेप्रिसिएशन। और दूसरी चेंज होती है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑफ द होम करेंसी, वैल्यू ऑफ होम करेंसी फॉल्स रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी यानी डॉलर के बदले में रुपी, या रियाल के बदले में रुपी, या किसी भी और करेंसी के बदले में रुपी गिरेगा, तो आप उसे अपनी करेंसी की डेप्रिसिएशन कहेंगे। इफ होम करेंसी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट्स, देन फॉरेन करेंसी इज एप्रिसिएटिंग। तो जारी बात है, अगर आपकी होम करेंसी, आपकी लोकल करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, तो इसका मतलब है कि दूसरी करेंसी, बाहर के मुल्क की करेंसी आपकी करेंसी की निस्बत क्या हो रही है? एप्रिसिएट हो रही है। उसका उलट उसमें हो रहा है। लेकिन बिल्कुल अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें, तो इसका मतलब ये कि आपकी लोकल करेंसी इंटरनेशनल करेंसी के बदले में ज्यादा इवैल्यूएट हो रही है, उसकी वैल्यू पहले से ज्यादा हो रही है। सही है। तो चेंजेस एक्सचेंज रेट की दो किस्म की है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। इस पे कोई ज्यादा और तो बहस करने की जरूरत नहीं है ना हमें? नहीं सर। जी ठीक है। तो हमने इसकी दोनों टाइप्स को देखा। अब डिमांड सप्लाई का क्या चक्कर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो है ना, उसके अगर फीचर्स की बात करें, तो होम कंट्री सिटीजन्स एंड फर्म्स डिमांड फॉरेन करेंसी फॉर यूज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हम जो फॉरेन करेंसी की यानी डॉलर वगैरह की डिमांड करते हैं, वो डिमांड हम क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या है, वो रीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो रीजंस, उसमें पहली रीजन क्या है? परचेज फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज।
हम इसलिए करते हैं उसकी डिमांड ताकि हम फॉरेन गुड्स और सर्विस डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। जी परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की। उसके अलावा सेंड गिफ्ट्स और पे इन्वेस्टमेंट इनकम टू फॉरेन सिटीजन्स। बाहर के मुल्कों में अगर हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं कि तो वहां पे जो है ना गिफ्ट्स वगैरह हम सेंड करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, जारी बात है। परचेज फॉरेन फाइनेंशियल एंड रियल एसेट्स, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम बाहर के मुल्कों के फाइनेंशियल एसेट्स या रियल एसेट्स जो है ना उनको हम परचेज करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। स्पेकुलेशन के लिए भी, हाजिंग के लिए भी हम क्या करते हैं कि हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं। आप जो करेंसी एक्सचेंजर है आप उनको स्पेकुलेटरी समझ लें, आप हेजर ही समझ लें उनको, क्योंकि वो करेंसी से मार्जिन कमाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ गई हमारे पास, सप्लाई। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वो क्यों की जाती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्यों की जाती है? फॉरेन कंट्री सिटीजन्स एंड फर्म्स sell foreign currency and buy domestic currency or to use in transactions. Number one, purchase foreign goods and services, इसलिए send gifts or pay investment income to foreign citizens and purchase foreign financial or real assets or speculate hedge change in फ्यूचर वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। तो वही चीजें हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी उन्हीं मकासद के लिए होती है और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी भी उन्हीं मकासद के लिए होती है। ठीक है, तो ये तो चक्कर है सप्लाई और डिमांड का। और आपको पता है कि एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होता है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की मदद से। तो आप ये देखें कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस आपको दिखाई दे रही हैं। ये एक डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में वाई एक्सिस के ऊपर एक्सचेंज रेट यूरोज में है और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूरोज, यहाँ पे नंबर ऑफ यूरोज को मेंशन किया गया है। और जो एक्सचेंज रेट है वो कहाँ पर डिसाइड होता है? एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है जहाँ पे डिमांड फॉर यूरोज, ये डिमांड फॉर यूरो का कर्व और सप्लाई ऑफ यूरो का कर्व जो है लाइक दिस वन, ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, वहां पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। ये जिसको मैंने अभी लिंक किया है, ई नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, ई नॉट। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा जहां पे सप्लाई ऑफ यूरो और डिमांड फॉर यूरो आपस में इक्वेट होंगी। उसके बाद आपको बताया गया, आपको दिखाया गया कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट भी होता है, चेंज भी होता है। कैसे होता है? अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर जो डिमांड है यूरोस के लिए वो बढ़ जाए तो डिमांड कर्व ऐसे, ये जो डॉटेड वाला रेड कलर का डिमांड कर्व है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर यूरोस की डिमांड बढ़ती है इस तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर इस तरफ ये शिफ्ट होता है, अगर इस तरफ ये शफल होता है तो फिर न्यू इक्विलिब्रियम तो आपका इस पॉइंट पे आएगा ना। जी सर। और एक्सचेंज रेट जो है वो हाई हो जाएगा। जब आप यूरोस की डिमांड को बढ़ाएंगे तो आपका एक्सचेंज रेट ई नॉट से ई वन पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सप्लाई भी यूरो की बढ़ा देते हैं, अगर यूरोस की सप्लाई भी बढ़ा देते हैं तो उसके बढ़ाने का मतलब ये है कि जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह आउटवर्ड शिफ्ट होगा, इस तरह। और उसको अगर आप देख लें, उसको आप देखें तो फिर वो आपको प्रीवियस डिमांड कर्व पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे देता है?
मैं इसका जरा कलर चेंज कर दूं, वो आपको इक्विलिब्रियम कहाँ दे रहा है, इस पॉइंट पे दे रहा है इक्विलिब्रियम। इसको, ये जिसको मैंने अभी लिंक किया है, ये ई डबल नॉट एक्सचेंज रेट, उससे क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होते हैं और इस तरह ये डिसाइड होते हैं। ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ही हैं। यहाँ पे यूरो की डिमांड और यूरो की सप्लाई है, ठीक है, वो लेके आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। दिस मेक श्योर यू टू अंडरस्टैंड why the curves slope as they do given the way exchange rate is quoted। ठीक है, मतलब इसकी स्लोप, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कर रहा है कि जो यूरोस की डिमांड और सप्लाई कर्व है, ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट कितना होगा, बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, क्योंकि आप कर्व की जो स्लोप है, कर्व को आप स्टीपर भी बना सकते हैं, आप उसे फ्लैटर भी बना सकते हैं। आप अगर डिमांड को ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं और सप्लाई को कम शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, उससे भी पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या डिसाइड होगा। बाय द वे, हमने स्लोप्स ऑफ डिमांड और सप्लाई को देखना होता है। तो ये डायग्राम एक थी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एक डायग्राम थी, जिसमें हमें ये पता चला कि सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं, वो मार्केट में एक्सचेंज रेट को तय करती हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटिव एक और डिमांड है, सॉरी एक और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। इसमें भी अगर आप देखें तो वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे डिमांड फॉर यूरो मेंशन है और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूरोस मेंशन है, एक्स एक्सिस पे। और बेसिकली इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, जहां पे वी मीन टू से कि जो डिमांड है, ये टोटल डिमांड और टोटल डिमांड के अलावा जो टोटल सप्लाई है, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है और ये पॉइंट बताता है कि एक्सचेंज रेट क्या है, जिसको हम ई नॉट से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे अगर अपना आपका जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिमांड पर गुड्स एंड सर्विसेज, ये अगर शफल होते हैं, मतलब आपकी जो सप्लाई है वो पहले से कम होती है, तो पहले से कम होने का मतलब उसका क्या है कि जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह इनवर्ड शिफ्ट होगा, जिसको अभी मैं बना रहा हूँ रेड लाइन से। ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि कम होगी। अब आप ये देखें कि आपका जो बेसिक इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है और जो नया आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कर्व बना वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आपका ओरिजिनल जो सप्लाई कर्व है, टोटल सप्लाई कर्व, और आपका सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बाद में शफल्ड है, उसका अगर आप डिफरेंस देखें, तो मैं एक एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, एक एरिया जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जी ये वाला एरिया, जी सर। ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दोनों इक्विलिब्रियम्स का डिफरेंस जो बता रहा है, ये है कैपिटल अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट इसे बोलते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है व्हाइट कलर में ना, कैपिटल अकाउंट इसे बोलते हैं। ये शेडेड रीजन कैपिटल अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो कर्व है और उसके अलावा उसके सामने जो सप्लाई ऑफ टोटल का और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिफरेंस है, सप्लाई दो है ना, एक सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की है, एक सप्लाई टोटल की है, दोनों कर्व का जो डिफरेंस है, दोनों का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। इसी तरह एक कैब सरप्लस अकाउंट होता है, कैब सरप्लस। तो आपका जो न्यू वाला, न्यूली जनरेटेड सप्लाई कर्व फॉर गुड्स एंड सर्विसेज
और आपका जो न्यूली जनरेटेड डिमांड कर्व फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका दोनों का जो गैप है वो आपका कहलाएगा कैब सरप्लस। क्या कहलाएगा? कैब सरप्लस। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, मैं अपना एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा सा ना हेल्ड हो रहा है, ठीक है सर। मैं अभी सेट करके आपको बताता हूँ। कहाँ पे गया जी? हाँ, अच्छा, कैब सरप्लस की मैं बात कर रहा था अभी। आवाज तो क्लियर आ रही ना आपको? जी आवाज, सर आती एक्सक्यूज, जी जी सर, आ रही है। ठीक है ठीक है। ये कैब सरप्लस जो है ना, ये जिसको मैं अभी, बल्कि मैं हाईलाइट करता हूँ इसे हाइलाइटर से। ये जो एरिया है, ये एरिया जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये कैब सरप्लस है। अच्छा, कैब क्या है? कैब ऐसा है कि जब इकोनॉमीज को एडजस्ट करने के लिए आपको कोई गैप मिलता है ना, तो हम उसे कैब सरप्लस कह देते हैं। यहाँ पे आपने एक्सचेंज रेट वही रखना है। एक्सचेंज रेट जब वही रखना है, आपने अपनी डिमांड और सप्लाई को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अगर आपकी सप्लाई कम हुई है तो आप डिमांड को भी कम करें, ठीक है। डिमांड को कम करके आपने उसी एक्सचेंज रेट पे एडजस्ट करना है, नया एक्सचेंज रेट आपने लाना ही नहीं है। तो वो जो आप एडजस्टमेंट करते हैं ना अपनी सप्लाई डिमांड को मूव करके, उसको आप कैब सरप्लस का नाम देते हैं। अब ये कैब सरप्लस किस किस का डिफरेंस है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा था इसमें येलो कलर में, इसमें ये कैब सरप्लस है। अब ये किस किस का डिफरेंस जो है कैब सरप्लस कह रहा है, यहाँ पे किस किस का डिफरेंस कह रहा है। मैं इसको अगर यहाँ पे रेड लाइन को लगाता हूँ, इस पूरी रेड लाइन को, इसको, तो ये कौन सा डिमांड कर्व है? ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये एरिया, मतलब ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये वाला पॉइंट, और उसके अलावा डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों जो डॉटेड आपके कर्व्स है ना, एक सप्लाई का डॉटेड कर्व है और एक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का डॉटेड कर्व है। दोनों का जो डिफरेंस है, यानी न्यूली फॉर्म्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यूली फॉर्म्ड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का जो गैप है वो है कैब सरप्लस। यानी इतनी एडजस्टमेंट नहीं है, इतना इनका गैप है, डिमांड का और सप्लाई का इतना गैप है। उस गैप को एडजस्ट करने के लिए जो जितना गैप है उसको कैब सरप्लस का नाम देते हैं। और कैब सरप्लस का नाम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें अलाउ किया जाता है किसी कंट्री को कि आप अपनी ये जो आपकी डेफिशिएंसी आ रही या गैप आ रही, इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। एलोकेशन उसको दी जाती है, ठीक है ना। तो ये कैब सरप्लस और कैपिटल अकाउंट आपको डायग्रामेटिकली मैं बता रहा था, आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं। ये कर्व्स को शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करना चाहते हैं, ठीक है सर। तो ये, लेकिन असल में जो जो असल जो क्रक्स डायग्राम है वो थोड़ी आगे है। एक्सचेंज रेट्स रिजीम्स की हम बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, यानी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये होता है, नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता ही तब है जब आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ही ना हो। सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन हो तो किस चीज की हो? डिमांड की और सप्लाई की।
किस चीज की हो? सिर्फ डिमांड की और सप्लाई की। डिमांड फॉर यूरोस और सप्लाई ऑफ यूरोस, जहां पे वो मिले वहां पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाए। वहां पे क्या हो जाए? एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाए। तो ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये होता है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करे तो फिर वो मतलब उसमें भी आ जाती है कैप सरप्लस या वो कैपिटल अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो इश्यूज आ जाते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? गवर्नमेंट सेट्स एक्सचेंज रेट। फिक्स में गवर्नमेंट सेट करती है कि ये एक्सचेंज रेट होगा, एंड देन फिक्सेस दिस लेवल बाय इंटरवीनिंग टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी। और उसके बाद एक इंटरवीन करके वो एक लेवल सेट करती है कि मतलब इसका सेलिंग और बाइंग क्या रेट होगा फॉरेन करेंसी का ना, डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई एट द फिक्स्ड रेट। So intervention by government through central bank in foreign exchange market to maintain uh, exchange rate at desired level। इसमें गवर्नमेंट का मकसद ये होता है, इंटरवीन इसलिए करती है गवर्नमेंट कि वो सेंट्रल बैंक के जरिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी मर्जी का एक्सचेंज, जो उसके एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मेंटेन कर सकती है। ई एक्स आर का मतलब यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व्स है, और एफ एक्स का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। ये जो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दोनों आपको चीजें तो समझ आई ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में। और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा है? जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो एक्सचेंज रेट को खुद से डिसाइड करती है और अपने डिजायर्ड लेवल पे लाने की कोशिश करती है। तो ये बात क्लियर है, तो फिर हम फाइनल एक आखिरी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद सेशन हमारा में भी एक्सपायर हो जाए। ये देखिए, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे क्लियरली आपको नजर आ रही है, मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जी। मेरे साथ बोलिएगा। इसमें इसमें ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम डोमेस्टिक सिटीजन्स, यानी डिमांड फॉर होम जिसे आप कहते हैं। और इसमें ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम फॉरेन सिटीजन्स। और यहाँ पे जो बेसिक इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है। और इस बेसिक इक्विलिब्रियम को अगर आप लिंक करते हैं वाई एक्सिस के साथ, तो आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ई एक्स आर मिलता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एफ एक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज इन मल्टीपल नेशंस, मतलब मुख्तलिफ नेशंस इसमें होती ना, वो आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये इस पॉइंट पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? अगर फिक्स एक्सचेंज रेट रख दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स एक्सचेंज रेट रख दिया जाए, जैसे कि ये कर्व है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इससे कहां से कहां तक गैप आएगा? ये आप खुद देख रहे हो कि गैप कहां से कहां तक आएगा। गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गैप आएगा। और ये एक ट्रायंगल सी बन रही है। ये जो गैप है ये बताता है कि आपका जो चेंज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, जो चेंज आया है वो जीरो से लेस है। पता है क्यों? क्योंकि डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो रही है, सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है। भैया आप मेरी बात समझ रहे हैं जी सर। कि यहाँ पे जो चेंज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वो लेस देन जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसकी डिमांड इधर है और जो उसकी सप्लाई है, उसकी सप्लाई यहाँ पे है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो जो चेंज है फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो लेस देन जीरो कहलाएगी। अब इस बात को छोड़े, ऊपर चले जाते हैं। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ पे होता है? अगर यहाँ पे होता है, मैं एक मिनट में इस पे
किसी और कलर की लाइन लगा दूं, येलो कलर की मैं लाइन लगा रहा हूं पेन से। ये अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट, तो इसमें भी गैप आ रहा है सप्लाई का और डिमांड का। कैसा गैप आ रहा है? जो सप्लाई है वो यहाँ पे है और जो डिमांड है वो इस पॉइंट पे है। तो किस तरह का फिर गैप आ रहा है? ये देखें, ये इतनी है सप्लाई और जो डिमांड है वो इतनी है। ये बीच में ट्रायंगुलर शेप में एक वो आ रहा है गैप। जी तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में गैप आ रहा है इसका, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ग्रेटर देन जीरो हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ गई है। भाई फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो ज्यादा आ गई है, लेकिन उसकी डिमांड कम है। तो फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो जीरो से ग्रेटर होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे, यानी सरप्लस होंगे। ठीक है, ऊपर सरप्लस और नीचे क्या है? डेफिसिट है। नीचे डेफिसिट है, इसीलिए इसको